हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर से 5th सेमेस्टर से लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने यूनिट 3 शुरू किया है और यूनिट 3 के अंतर्गत आज मैं आपको स्वतंत्र नियामकी आयोग बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 3 से ही विभाग और निगम के बारे में बताया था। आइए आज जानते हैं स्वतंत्र नियामकी आयोग क्या होता है। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। स्वतंत्र नियामकी आयोग। स्वतंत्र नियामकी आयोग की जो उत्पत्ति होती है या उद्भव देखा जाता है, यह हम अमेरिका में देख सकते हैं। अमेरिकी के राजनीतिक व्यवस्था में हम स्वतंत्र नियामक आयोग की उत्पत्ति देख सकते हैं। अमेरिका में जब 19वीं शताब्दी में पूरे विश्व का औद्योगिकरण हो रहा था, 19वीं शताब्दी में वैसे तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोप में औद्योगिकरण शुरू होता है। सबसे पहले इंग्लैंड से ही औद्योगिकरण शुरू होता है, फिर इंग्लैंड से औद्योगिकरण फैलते हुए पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रसारित होता रहता है। तो 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण का युग आता है, तो औद्योगिकरण के युग से पूरे समाज में विषमता व्याप्त हो गई थी। यानी कि ऊंच नीच, अमीर गरीब में समाज हमारा बट चुका था। तो जब औद्योगिकरण होता है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अधिकांश जब औद्योगिकरण होता है तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो उद्योग स्थापित करने लगते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने लगते हैं, कुछ मध्य स्तर के उद्योग स्थापित करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त हो जाता है, विषमता व्याप्त हो जाती है, समानता व्याप्त हो जाती है। कुछ लोग बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, कुछ छोटे फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, और कुछ अति सूक्ष्म उद्योगों के मालिक होते हैं, और कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था थी वह आर्थिक विषमता का शिकार हो गया था, व्यापारिक विषमता का शिकार हो गया था। तो अमेरिका में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखी जा सकती है, और अमेरिका में इसकी आवश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि अमेरिका में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब संसद। कांग्रेस हम किसको कहते हैं? संसद को कहते हैं। जिस तरह से भारत के लिए संसद है, वैसे ही अमेरिका में जो विधानमंडल है या विधायिका है, उसको हम कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस को यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि जो आर्थिक विषमता व्याप्त है, जो विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं, और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के नियम बन गए हैं। क्योंकि जो जितने उद्योगपति थे या जितने पूंजीपति होते हैं, वह अपने अपने तरीके से औद्योगिक व्यवस्था को संचालित करते हैं, मूल्य विनिमय को संचालित करते हैं, विनिमय व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति या इस तरह से कोई पूंजीपति या किसी उद्योग से निकलने वाले जो उत्पाद होते थे वो महंगे होते थे, तो किसी उद्योग से निकलने वाले उत्पाद सस्ते होते थे। तो यानी कि मूल्य की विषमता हो गई थी, मूल्यात्मक विषमता हो गई थी, आर्थिक विषमता हो गई थी, व्यापारिक विषमता हो गई थी। तो इन सब को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये विभिन्न समस्याएं, जो विभिन्न विषमताएं समाज में व्याप्त हो गई थी, तो इन समस्याओं को झेलता कौन था? जनता। समाज झेलता था, जनता। यानी कि जनता के ऊपर बोझ डाला जाता था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की नीतियां, विभिन्न प्रकार के ये औद्योगिक वर्ग जो था वह विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाता था। तो इनके नीतियों का, इनके मूल्यों का भार किसके ऊपर पड़ता था? जनता के ऊपर पड़ता था। और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए अमेरिकी संसद ने, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकी संसद ने, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस ने स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन करना शुरू कर दिया। जो स्वतंत्र नियामकी आयोग है, यह किसके द्वारा स्थापित की गई? कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा स्थापित की जाती है स्वतंत्र नियामकी आयोग। यानी कांग्रेस के सदस्यों ने सोचा कि एक ऐसा निकाय हो या अंग हो या संस्था हो जो सभी प्रकार के व्यापारिक आर्थिक विषमता को नियंत्रित करे, एक समान कानून बनाए,
और जितने भी उद्योग हैं, चाहे छोटे उद्योग हैं चाहे बड़े उद्योग हैं, सबके लिए एक समान कानून बने और जनता और पूंजीपतियों के बीच जो खाई है उस खाई को पाटा जा सके। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने एक स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन करना शुरू किया। तो कांग्रेस ने सबसे पहले जो स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन किया वह 1887 में किया है। 1887 में जिसका नाम है अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग, इंटरस्टेट कमर्शियल कमीशन। 1887 में इसने वाणिज्यिक आयोग का गठन किया और तब से लेकर अमेरिका समय समय पर नए आयोगों का गठन करता रहा, जैसे द फेडरल रिजर्व बोर्ड, इसकी स्थापना उसने 1913 में की। 1913 में द फेडरल रिजर्व बोर्ड की स्थापना 1913 में की। इसके पश्चात द फेडरल ट्रेड कमीशन, इसकी स्थापना 1914 में की। इस तरह से समय समय पर कांग्रेस विभिन्न आयोगों का गठन करती रही जिसको कि स्वतंत्र नियामकी आयोग कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि स्वतंत्र नियामकी आयोग होता क्या है। जैसा कि स्वतंत्र नियामकी आयोग 3 शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र नियामकी आयोग, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, नियामकी रेगुलेटरी, नियामकी का मतलब रेगुलेटरी यानी कि नियंत्रित करने वाली संस्था, कमीशन आयोग यानी कि एक ऐसी संस्था जो औद्योगिक वर्गों को नियंत्रित करे, एक ऐसी संस्था जो औद्योगिक वर्गों को नियंत्रित करे, स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करे, उस पर किसी का नियंत्रण न हो, न तो कार्यपालिका का नियंत्रण हो, न तो संसद का नियंत्रण हो, न तो न्यायपालिका का नियंत्रण हो। यानी कि एक ऐसी संस्था जो स्वतंत्र रहकर विभिन्न औद्योगिक नीतियों, व्यापारिक नीतियों को नियंत्रित करे, औद्योगिक वर्गों को नियंत्रित करे, सबके लिए समान कानून बनाए, जो उस कानून का उल्लंघन करे उसको वह दंडित भी कर सकती है, एक ऐसी स्वतंत्र संस्था। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से विभाग सूत्र अभिकरण है और विभाग के साथ साथ लोक निगम भी सूत्र अभिकरण है, इसी तरह से यह जो स्वतंत्र नियामकी आयोग है यह भी क्या है, सूत्र अभिकरण है। यह भी सूत्र अभिकरण है, इसको भी हम सूत्र अभिकरण की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि यह नीतियों को क्रियान्वित करता है, नीतियां बनाता भी है, नीतियों को क्रियान्वित करता है। इन स्वतंत्र नियामकी आयोग की स्थापना का उद्देश्य समाज के शक्तिशाली आर्थिक वर्गों के कुछ क्रियाकलापों का नियमन कर सार्वजनिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि करना है। यह क्या करते हैं, सार्वजनिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि करते हैं। जो व्यापारिक वर्ग होता है, शक्तिशाली आर्थिक वर्ग होता है, उसके कुछ क्रियाकलापों का यह को नियंत्रित करता है, नियमन करता है, कुछ क्रियाकलापों का यह नियमन करता है, नियंत्रित करता है और समाज की रक्षा करता है। तो यह जो स्वतंत्र नियामकी आयोग होता है इसकी स्थापना व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है, अधिनियम बनाकर, व्यवस्थापिका के द्वारा अधिनियम बनाकर इसकी रचना की जाती है। अधिनियम, व्यवस्थापिका के द्वारा कानून पारित करके इसकी रचना की जाती है। यह आयोग आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं। जैसा कि दिमाग का कहना है, दिमाग का कहना है, इन आयोगों को स्वतंत्र इसलिए नहीं कहा जाता है कि इन पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वे शासन के स्थापित निष्पादक विभागों के परिधि से बाहर होते हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्र नियामकी आयोग कहा जाता है। इन आयोगों को नियामकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करने के लिए नागरिकों के कुछ आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो स्वतंत्र नियामकी आयोगों को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, इनको विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। क्योंकि कार्यपालिका के अधीन नहीं होते हैं इसलिए इनको शासन की शीर्षविहीन शाखा के नाम से जानते हैं, शीर्षविहीन शाखा।
इनको हम शासन की शीर्ष विहीन शाखा कहते हैं, क्योंकि ये कार्यपालिका से पृथक होते हैं और इनके मिश्रित प्रकृति होने के कारण इनको हम शासन की चतुर्थ शाखा कहते हैं। चतुर्थ शाखा भी कहा जाता है क्योंकि ये मिश्रित प्रकृति के होते हैं। जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीन है। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नियमों को क्रियान्वित करना। व्यवस्थापिका का कार्य होता है नियम बनाना। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि न्याय करना। लेकिन ये जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होते हैं ये तीनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए इनके कार्य की प्रकृति क्या होती है? अर्ध प्रशासकीय होती है, अर्ध न्यायिक होती है तथा अर्ध विधायी होती है। इसलिए मिश्रित प्रकृति के होते हैं। इसलिए मिश्रित प्रकृति होने के कारण इनको शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से हम जानते हैं। चूंकि यह कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया जाता है, इनको किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसलिए स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कांग्रेस की भुजाएं भी कहते हैं। कांग्रेस की भुजाएं भी कहते हैं, इनको कांग्रेस की भुजाएं कहते हैं। और चूंकि यह बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इस पर न तो कार्यपालिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, न तो व्यवस्थापिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, न तो न्यायपालिका का ही पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। और इसलिए इनको स्वायत्ता के द्वीप, आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी की संज्ञा दी जाती है। स्वायत्ता के द्वीप, स्वायत्तता के द्वीप, स्वायत्ता के द्वीप इनको कहा जाता है। तो हम इस स्वतंत्र नियामकीय आयोगों को कई नामों से पुकारते हैं। शीर्ष विहीन शाखा के नाम से भी इसको पुकारते हैं, शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से पुकारते हैं, कांग्रेस की भुजाओं के नाम से ही जाना जाता है और स्वायत्ता के द्वीप के रूप में भी इसकी पहचान की जाती है। स्वायत्ता के द्वीप के रूप में भी इसकी पहचान की जाती है। भारत और फ्रांस से अलग अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रकार की एजेंसियां होती हैं, लाइन एजेंसियां होती हैं। पहला होता है विभाग, दूसरा होता है लोक निगम और तीसरा होता है स्वतंत्र नियामकीय आयोग। तो इन स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना सामाजिक हितों की सुरक्षा करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की जाती है। यानी कि जो निजी आर्थिक गतिविधियां होती हैं और जो निजी संपत्ति होती है उस पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना की जाती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले 1887 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग का गठन किया। उसके बाद धीरे धीरे करके विभिन्न आयोगों का, विभिन्न स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का गठन करती रही है या होता रहा है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताओं को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विशेषता, पहली विशेषता है कि कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त। यह जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होता है वह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग, आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग है क्या। जैसे कि अमेरिका ने 1887 में एक अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग का गठन किया। यह चूंकि अमेरिका जब बना तो उस समय जब संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है अमेरिका में, तो उस समय अमेरिका में केवल 13 राज्य होते हैं। धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत 50 राज्य सम्मिलित हो जाते हैं। वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो सभी राज्यों के अंतर्गत वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने एक स्वतंत्र अभिकरण बनाया और इसका कार्य था कि विभिन्न राज्यों के बीच वाणिज्य संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना, नियम बनाना, यानी कि आर्थिक गतिविधियों के संबंध में कानून बनाना और जो राज्य या जो संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती हो उसको ये दंडित भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सेबी भारत में सेबी है। भारत में स्वतंत्र नियामकीय संस्था कौन सी है? सेबी है।
यानी कि यह विभिन्न शेयर को लेकर शेयर धारकों के संबंध में नीतियां बनाती हैं। जो इतनी भी विभिन्न कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को लेकर भी नीतियां बनाती हैं, कंपनियों को लेकर भी नीतियां बनाती हैं और सभी कंपनियों के लिए, सभी शेयर धारकों के लिए एक समान नीतियां बनाती हैं ताकि किसी भी शेयर धारक का अहित न हो सके, समाज का पैसा या जनता का पैसा किसी कंपनी में डूब न जाए, इसलिए यह नियम बनाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं वर्तमान में कि सहारा कंपनी, उसमें कई निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और वह पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सेबी ने उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया और सरकार के प्रयासों के स्वरूप अब उसने धीरे धीरे पैसा वापस करना भी शुरू किया है। इसी तरह से हम देख सकते हैं ट्राई को, भारत में ट्राई को देख सकते हैं, TRAI। ट्राई की भी स्थापना ट्राई की भी स्थापना संसद के अधिनियमों के द्वारा की गई है, यानी कि भारतीय टेलीकॉम नियामक आयोग, इंडियन टेलीकॉम रेगुलेटरी आयोग कमीशन, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, दूरसंचार नियामक आयोग, यह भी क्या करती है कि सभी कंपनियों के लिए समान नियम बनाती है। यानी कि चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, सबके लिए एक समान नीतियां तैयार करती हैं। जो इन नीतियों का उल्लंघन करता है उसको यह दंडित करती है, उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान कर सकती है, उसको दंडित कर सकती है। तो यह स्वतंत्र रूप से नीतियां बनाती है। इस पर कार्यपालिका का बहुत नियंत्रण नहीं होता है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता है, न्यायपालिका का बहुत नियंत्रण नहीं होता है। यह अपने क्षेत्रों में कार्य करती रहती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं IRDA। यह IRDA यह भी बीमा के संबंध में समान नीतियां बनाती हैं। जो भी कंपनी बीमा संबंधी सेवा करती है उस कंपनी को IRDA से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है और IRDA ने जो नियम बना दिए हैं उस नियमों को सभी कंपनियों को फॉलो करना होता है। बीमा के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में सभी कंपनियों को फॉलो करना होता है। तो यह भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसको यह दंडित कर सकती है, उसकी मान्यता समाप्त कर सकती है। तो यह स्वतंत्र रूप से इनके पास अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यह जो है कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। कार्यपालिका के ऊपर कोई विशेष प्रकार का कार्यपालिका का इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका का जो शासनकाल होता है वह 4 वर्ष होता है। कार्यपालिका का शासनकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 से 7 वर्ष होता है। 5 से 7 वर्ष होता है। इनका शासनकाल कितना होता है? 5 से 7 वर्ष होता है। तो इसलिए कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। जो कार्यपालिका का प्रधान होता है अमेरिका में, राष्ट्रपति। अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब नहीं बदल सकता है, इन सदस्यों को जब चाहे नहीं बदल सकता है। जैसा कि अमेरिका में देखा जाता है कि वहाँ पे जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति चेंज होता है, तो अधिकांश अधिकारियों की चेंजिंग कर दी जाती है, अधिकांश अधिकारियों को बदल दिया जाता है। लेकिन स्वतंत्र नियामकी आयोग के संबंध में राष्ट्रपति बहुत अधिक कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है और स्वतंत्र नियामकी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 7 वर्ष होता है। तो यह एक ही साथ सभी सदस्यों को चेंज नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति एक ही साथ सभी सदस्यों को चेंज नहीं कर सकता है, सभी सदस्यों को बदल नहीं सकता है। कार्यपालिका केवल एक ही तरीके से इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। चूंकि स्वतंत्र नियामकी आयोग की रचना संसद के द्वारा की जाती है, कांग्रेस के द्वारा की जाती है, कांग्रेस के अधिनियमों के द्वारा की जाती है, इसलिए राष्ट्रपति का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहता है, कार्यपालिका का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहता है। कार्यपालिका का केवल नियंत्रण कैसे रहता है? केवल नियुक्तियों के माध्यम से होता है। और ये जो नियुक्तियां करनी होती है वह कांग्रेस की सहमत से करनी होती है। तो कांग्रेस के सहमत से राष्ट्रपति इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्तियों के संबंध में ही वह स्वतंत्र नियामकी आयोग पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। या किसी पदाधिकारी को स्वतंत्र नियामकी आयोग के किसी सदस्य को हटाना होता है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन कांग्रेस की सहमति लेनी होती है। तो इस तरह से कार्यपालिका पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण नहीं रखती है। मंडल के द्वारा कार्य का संपादन जो स्वतंत्र नियामकी आयोग होता है, स्वतंत्र नियामकी आयोग
की रचना चूंकि एक निदेशक मंडल के द्वारा की जाती है, इसमें एक ही सदस्य नहीं होता है, एक सदस्य नहीं हो सकता है, इसमें 5 सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं या 9 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि इसमें बहुमत अधिक सदस्य होते हैं और उन सदस्यों को मिलाकर एक मंडल बना दिया जाता है, एक निदेशक मंडल के द्वारा निदेशक मंडल बना दिया जाता है। और जो भी निर्णय होते हैं या निदेशक मंडल के बहुमत से होते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं वह निदेशक मंडल के बहुमत से ही कानून बनाए जाते हैं। तो इनका प्रशासन, स्वतंत्र नियामकी आयोग का प्रशासन एक निदेशक मंडल के द्वारा होता है और इन निदेशक मंडलों की रचना, संगठन, कार्य के संबंध में कांग्रेस ही कानून बनाती है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कांग्रेस की सहमत से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वित्तीय स्वायत्ता, इनको वित्तीय क्षेत्र में काफ़ी स्वायत्ता प्राप्त होती है। जो स्वतंत्र नियामकी आयोग होता है या वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में काफ़ी स्वायत्ता प्राप्त होती है। स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होती है। या वित्तीय क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं, यानी कि जिनके लिए इनकी रचना की गई है उस क्षेत्र में, उस आर्थिक क्षेत्र के संबंध में यह वित्तीय नियम बना सकते हैं, वित्त संबंधी नियम बना सकते हैं। और यह अपना खुद का अकाउंट भी खोल सकते हैं, बैंक में अपने खुद का अकाउंट भी खोल सकते हैं और पैसों का लेन देन कर सकते हैं। जिनके लिए कानून बनाया गया है, जिन अभिकरणों के लिए, जिन संस्थाओं के लिए कानून बनाया गया है, उन संस्थाओं से जुर्माने की राशि भी वसूल सकते हैं। तो इस तरह से वित्तीय क्षेत्र में इनको काफ़ी स्वायत्ता प्राप्त होती है। कार्यात्मक स्वायत्ता, इनको वित्तीय स्वायत्ता के साथ साथ कार्यात्मक स्वायत्ता भी प्राप्त होती है। ये कार्य करने के क्षेत्र में नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उन नीतियों और नियमों को लागू करते हैं और जो उनका उल्लंघन करता है उसको वह दंडित करते हैं। यानी कि कार्य के संबंध में भी इनको स्वायत्ता प्रदान की गई है कि जिसके लिए इनकी स्थापना की गई है वह नियम बना सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व बोर्ड या फेडरल ट्रेड कमीशन, संघीय व्यापार आयोग, यह व्यापार के संबंध में नियम बनाते हैं और नियमन करते हैं। विभिन्न व्यापारियों को इनके नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्यापारी जो है नियमों के अंतर्गत ही रहकर कार्य कर सकते हैं। यदि नियम का उल्लंघन करते हैं तो फिर वह उस दायरे से बाहर हो जाते हैं, उनको दंडित किया जा सकता है या उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह से यह स्वतंत्र रूप से नीतियाँ बनाते हैं, कार्य करते हैं और कार्यों के संबंध में भी यह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से इनको स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। यानी कि कार्य के संबंध में भी इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इनके कार्यों के संबंध में कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है। मिश्रित प्रकृति के कार्य, इनके जो कार्य होते हैं, स्वतंत्र नियामकी आयोग के जो कार्य होते हैं वह मिश्रित प्रकृति के होते हैं। मिश्रित प्रकृति के जैसा कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जो स्वतंत्र नियामकी आयोग होता है इसके कार्य क्या होते हैं? तीनों के होते हैं। यह प्रशासकीय कार्य करती है, यानी कि जिस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन किया गया है उस क्षेत्र से संबंधित यह प्रशासन का कार्य देखती है, उनके लिए नियम भी बनाती है और न्याय भी करती है। यानी कि यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको दंडित भी कर सकती हैं। तो इस तरह से इनके कार्य जो होते हैं मिश्रित प्रकृति के होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, सेबी को देख सकते हैं और आरबीआई को देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी एक तरह की स्वतंत्र नियामकी आयोग है, लेकिन इसमें सरकार की दखल अंदाजी बढ़ गई है। तो जो आरबीआई है यह मुद्रा संबंधी या मुद्रा विनिमय संबंधी नियम बनाती है, कानून बनाती है, विभिन्न बैंकों के लिए कानून बनाती है। जो बैंक उल्लंघन करते हैं उस बैंकों की मान्यता यह समाप्त कर सकती है। यानी कि कार्यात्मक स्वायत्ता दी जाती है, वित्तीय स्वायत्ता दी जाती है और इनको प्रशासकीय स्वायत्ता दी जाती है। यानी कि यह विभिन्न बैंकों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अर्धविधायी कार्य यही पैसों के संबंध में, मुद्रा के संबंध में, यानी कि अपने बैंकिंग के क्षेत्र में यही नियम बनाती है और बैंकिंग के क्षेत्र में ही यही किसी बैंक को समाप्त कर सकती है, उसकी मान्यता समाप्त कर सकती है, यानी कि अर्ध न्यायिक कार्य भी कर सकती है। तो इस तरह से देखते हैं कि स्वतंत्र नियामकी आयोग के कार्य जो होते हैं मिश्रित प्रकृति के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इनके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इनके निर्णयों को भी चुनौती दी जा सकती है। वह अंतिम रूप से चुनौती कहाँ दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है।
विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व, इनमें विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने क्षेत्र के जानकार होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को इस स्वतंत्र नियामकीय आयोग में स्थान दिया जाता है। आयोगों का सदस्य और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो विशेषज्ञ होते हैं, कार्य में काफ़ी अनुभवी होते हैं, कार्य में दक्ष होते हैं, लंबे समय से उनको कार्य में अनुभव होता है, लंबे समय से उनको कार्य में अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। तो इस अनुभव के आधार पे, विशेषज्ञता के आधार पे विभिन्न सदस्यों को, विभिन्न लोगों को, तो अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पे विभिन्न व्यक्तियों को स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, कौन सा कार्य करता है। पहला कार्य यह करता है समाज के हितों की रक्षा करना। क्योंकि जब 19वीं शताब्दी के दौरान जब औद्योगिकरण व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ तो समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त हो गई थी। एक वर्ग जो था वह बहुत ही पूंजीपति था, दूसरा वर्ग मध्यम था, तीसरा वर्ग गरीब था, बहुत ही गरीब था। तो समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त हो गई थी। विभिन्न लोगों के लिए नियम कानून बनने लगे। तो सभी पूंजीपतियों के, सभी आर्थिक वर्गों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बना और यह सुनिश्चित किया गया कि इस कानून का सभी आर्थिक वर्ग पालन करेंगे ताकि किसी का हित न हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझा सकते हैं आपको, जैसे कि हम लोग डेली सब्जी का यूज करते हैं। डेली हम अगर मंडी में जाते हैं तो मंडी में अगर टमाटर 200 रुपया किलो है, मंडी में अगर टमाटर, इस समय टमाटर बहुत काफ़ी महंगा हो चुका है, अब सस्ता हो गया है। अब टमाटर के दाम काफ़ी निचले स्तर पे आ चुके हैं। एक समय था जब टमाटर 200 रुपये किलो थे। जब मंडी में हम जाते हैं तो मंडी परिषद का एक नियम होता है, उस नियम का पालन सभी सब्जी विक्रेताओं को करना होता है। तो एक सब्जी विक्रेता अगर 200 रुपया किलो टमाटर दे रहा है तो सारे सब्जी विक्रेता 200 रुपया किलो देंगे, 200 रुपया किलो ही देंगे। आपको 150 रुपया किलो नहीं मिलेगा। कोई उसमें चोरी छिपे 10-20 कम कर सकता है, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से वह 200 रुपये किलो ही टमाटर बेचेगा। यदि कोई व्यापारी इन दामों से कम बेचता हुआ पाया जाता है तो मंडी परिषद जो होती है उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि उसने नियम का पालन नहीं किया है और उसको दंडित कर सकती है। यानी कि इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सभी व्यापारी वर्गों के हित सुरक्षित हैं। कोई न बहुत अधिक लाभ कमा पाएगा, न तो किसी को बहुत अधिक हानि होगी। इसी तरह से जो उद्योग हैं, वह चूँकि विभिन्न उद्योग हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि टेलीकॉम के क्षेत्र में BSNL है और आइडिया है, एयरटेल है, और एयरटेल के अलावा जियो है, BSNL है, विभिन्न दूरसंचार के क्षेत्र में कंपनियां हैं। तो सबके लिए एक ही नियम है। सभी लोग उस कंपनी के नियमों का, सभी लोग उस जो ट्राई ने नियम बना दिए हैं, उस ट्राई के नियमों का पालन सबको करना होगा। चाहे वह BSNL हो, चाहे वह एयरटेल हो, चाहे वह आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे वह जियो हो, सबको ट्राई के नियमों का पालन करना होगा। जो भी ट्राई के नियमों का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से जो यह स्वतंत्र नियामकीय संस्था होती है, यह समाज की सुरक्षा करती है और समाज की सुरक्षा के साथ साथ जो आर्थिक वर्ग होते हैं उनके क्रियाकलापों का भी विनिमय करती है, नियमन करती है, नियंत्रण करती है। सभी लोगों के लिए समान औद्योगिक नीतियाँ बनाती है। यह जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होती है सबके लिए समान औद्योगिक नीतियाँ बनाती है। जैसे हम भारत में देख सकते हैं कि सेबी है, IRDA है, भारतीय रिजर्व बैंक है, और इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और सभी लोगों के लिए समान नीतियां बनाती हैं। उद्योगों के क्षेत्र में सभी लोगों के लिए समान नीतियां बनाती हैं ताकि किसी भी औद्योगिक वर्ग को हानि न हो। सभी औद्योगिक वर्ग को समान नियमों का पालन करना पड़ता है, समान नीतियों का पालन करना पड़ता है, और समान नीतियों और नियमों का पालन करते हुए वे अपने व्यापार को संचालित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होती है यह सबके लिए समान औद्योगिक नीतियाँ बनाती है, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करती है। जैसे कि व्यापारिक क्षेत्र के संदर्भ में
यह सभी लोगों पर नियंत्रण स्थापित करती है। हम IRDA को देख सकते हैं, सेबी को देख सकते हैं, और इसके अलावा विभिन्न भारत में विभिन्न संस्थाएं हैं, स्वतंत्र नियामकी आयोग है, जो विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर नियमन करती हैं, नियंत्रण करती हैं। तो यह व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, औद्योगिक एवं व्यापारिक समस्याओं को दूर करती हैं। औद्योगिक और व्यापारिक यानी कि उद्योगों के संबंध में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, उद्योगों के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह नीतियां बनाती है, उन समस्याओं का समाधान करती है। व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह व्यापारिक समस्याओं को भी दूर करने का प्रयत्न करती है, उस सबके लिए समान नीतियां बनाती है। जनता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, जनता को यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जैसे जनता अपना विकास करने के लिए अपना पैसा विभिन्न कंपनियों में भी लगा देती है। तो कभी कभी यह होता है कि कंपनियां लेकर भाग जाती हैं, छोटी छोटी कंपनियां लेकर भाग जाती हैं, लेकिन जो इन स्वतंत्र नियामकी आयोगों से मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि जैसे कि सेबी से मान्यता प्राप्त होती है, IRDA से मान्यता प्राप्त होती है, विभिन्न कंपनियां जो होती हैं, विभिन्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होती हैं, तो वह संस्थाएं, उन संस्थाओं की जवाबदेही होती है कि जनता के पैसे को सुरक्षित रखे, जनता के पैसे को सुरक्षित रखे। तो वह उस कंपनियों पर नीतियां बनाकर, नियम बनाकर, नियंत्रण स्थापित कराकर उस कंपनी से जनता का पैसा वापस दिलाने का प्रयास करती रहती हैं। तो इस तरह से जनता के हित भी इसमें सुरक्षित रहते हैं। इन स्वतंत्र नियामकी आयोगों के द्वारा जनता के हितों की भी रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से स्वतंत्र नियामकी आयोग विभिन्न कार्य करती हैं, इस तरह से स्वतंत्र नियामकी आयोग विभिन्न कार्य करती हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र नियामकी आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है। स्वतंत्र नियामकी आयोगों की स्वतंत्रता के संबंध में एल.डी. व्हाइट कहते हैं, एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि ये आयोग अमेरिकी विधायिका अर्थात कांग्रेस से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इनकी रचना करती है, उनको शक्ति प्रदान करती है तथा उनको प्रतिवर्ष धन देती है। वह सदस्यों को पदच्युत भी कर सकती है, कांग्रेस सदस्यों को पदच्युत भी कर सकती है। यह आयोग न्यायपालिका से भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यदि इनके विपक्ष में कोई व्यक्ति याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर दे तो यह उनके निर्णयों को उलट सकते हैं या उनके निर्णयों की पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। यह आयोग राष्ट्रपति से भी स्वतंत्र नहीं है, यानी कि कार्यपालिका से भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति सीनेट के स्वीकृति से ही इसके सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैसे स्वतंत्र नियामकी आयोग को पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना गया है, लेकिन यह छुपे रूप से इस पर सबका नियंत्रण होता रहता है। अपने मन से कोई कार्य, यानी कि यह कोई कार्य कर सकती है, लेकिन उसके निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, न्यायपालिका में दी जा सकती है, या व्यवस्थापिका ही विधि बनाकर इनको चेंज कर सकती है, या राष्ट्रपति नियुक्ति के माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता रहता है। तो इस तरह से अमेरिकी के शासन व्यवस्था में यह जो स्वतंत्र नियामकी आयोग है, अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन है। और अमेरिका में समय समय पर विभिन्न स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन किया गया है। जैसे पहला 1887 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग का गठन किया गया। इसके बाद द फेडरल रिजर्व बोर्ड का गठन किया गया। 1913 में द फेडरल रिजर्व बोर्ड का गठन किया गया। 1914 में द फेडरल ट्रेड कमीशन का गठन किया गया। 1930 में द फेडरल पावर कमीशन का गठन किया गया। 1934 में द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का गठन किया गया। 1934 में फिर पुनः 1934 में द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का गठन किया गया। फिर 1935 में ही द नेशन लेबर रिलेशंस बोर्ड का गठन किया गया। फिर 1936 में द यूनाइटेड स्टेट्स मैरीटाइम कमीशन का गठन किया गया। 1940 में द सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड का गठन किया गया, जो अपने क्षेत्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। चूँकि जो अपने क्षेत्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में अनेकों लोग कार्य करते हैं, अनेकों कंपनियां कार्य करती हैं, इसलिए सभी कंपनियों की नीतियां समान रहे, इसके लिए यह कंपनियों के संबंध में या उस आर्थिक क्षेत्र के संबंध में, व्यापारिक क्षेत्र के संबंध में यह नीतियां निर्धारित करते रहते हैं और उन नीतियों का बाध्यतापूर्वक सबको पालन कराने का भी प्रयास करते रहते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत में स्वतंत्र नियामकी आयोग कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं भारत में स्वतंत्र नियामकी आयोग कौन कौन से हैं, यानी कि स्वतंत्र सरकार के द्वारा स्थापित या संसद के द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो अपने
कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए नीतियां निर्धारित करती हैं और सभी आर्थिक वर्गों से या व्यापारिक वर्गों से नीतियों के पालन हेतु बाध्य करती हैं, यानी कि नीतियां का पालन कराती हैं और जो उसका उल्लंघन करता है उसको वह दंडित भी कर सकती हैं। जैसे IRDA भारत में है, भारतीय बीमा प्राधिकरण। यह बीमा के क्षेत्र में कार्य करती है, बीमा के क्षेत्र में जितनी कंपनियां कार्य करती हैं, जैसे कि LIC हो गया, LIC, आदित्य बिरला, टाटा वगैरह जितनी भी कंपनियां हो गई, सबके लिए एक कानून बनाती हैं और जो पब्लिक का पैसा होता है, इस पैसे को सुरक्षित रखने का प्रयास करती हैं और पब्लिक और बीमा कंपनियों के बीच अनुबंध जो होता है, उस अनुबंध को पालन कराने का प्रयास करती हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि विद्युत नियामक आयोग यह बिजली के क्षेत्र में मूल्यों को नियमित करती है। विद्युत के क्षेत्र में कार्य करने वाली जितनी कंपनियां होती हैं, सबके लिए एक समान नियम बनाती हैं। विद्युत नियामक आयोग हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, यह भी स्वतंत्र संस्था है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह नियम बनाती है। UGC यह भी स्वतंत्र संस्था है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह नियम बनाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, RBI, यह भी मौद्रिक नीति के संबंध में मौद्रिक नीतियों को निर्धारित करती है और सभी बैंकिंग के क्षेत्र में सभी बैंकों के ऊपर इसका नियंत्रण स्थापित होता है। भारत में ट्राई है, यानी भारतीय टेलीकॉम नियामक आयोग, यह भी टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में सबके लिए समान नीतियां बनाती हैं। इसी तरह से FSSAI, यह खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में नियम बनाती है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। FSSAI का मतलब क्या हो गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाद्य के क्षेत्र में यह किस क्षेत्र में खाद्य बनाती है? खाद्य के क्षेत्र में। FSSAI, जैसे हम कोई भी पैकेट लेते हैं, खाद्य सामग्री का कोई भी पैकेट लेते हैं, जैसे कि कुरकुरे पे हम देख सकते हैं, चिप्स पे देख सकते हैं, बिस्किट पे देख सकते हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न जितने भी खाद्य के प्रोडक्ट हैं, जो पैकिंग प्रोडक्ट हैं, जो खाद्य सामग्री पैकिंग होती है, उस पैकिंग के ऊपर इनका सर्टिफिकेट लिखा होता है, इनका नंबर लिखा होता है, इनका सर्टिफिकेट लिखा होता है। FSSAI, उस पर लोगो लगा होता है कि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसमें कोई भी हानिकारक चीज़ मिलाया नहीं गया है, अस्वस्थ होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से यह विनिमय करती है सभी के लिए, चाहे हल्दीराम हो, चाहे पार्ले जी हो, या फिर अन्य जितनी भी कंपनियां कार्य करती हैं खाद्य क्षेत्र में। खाद्य का मतलब यहाँ फूड के क्षेत्र में, भोजन यानी कि जो पैकिंग, ऐसा भोजन जो पैक करके बेचा जाता है, तो पैकिंग के संबंध, पैक्ड फूड के संबंध में यह जो संस्था होती है नियम बनाती है। जो पैक्ड फूड के संबंध में यह FSSAI नियम बनाती है, सबके लिए एक समान नियम बनाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में भी विभिन्न स्वतंत्र नियामकी आयोग हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनके कार्य की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है, अर्ध प्रशासकीय होती है, अर्ध विधायी होती है। इनकी कार्यों की प्रकृति क्या होती है? अर्ध प्रशासकीय होती है, अर्ध न्यायिक होती है, अर्ध विधायी होती है। यह स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। इन पर बहुत अधिक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इनको बनाकर इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देती है, या उस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं, और इनके लिए गए निर्णयों को भी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा भी मान्य किया जा सकता है, या कभी कभी मान भी कर देती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं BCCI, यह क्रिकेट के क्षेत्र में है, स्वतंत्र नियामकी आयोग है। क्रिकेट के क्षेत्र में इसको हम कर सकते हैं बोर्ड ऑफ सेंट्रल क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को देख सकते हैं, यह भी स्वतंत्र रूप से अपने खिलाड़ियों की भर्ती करती रहती है।
तो इस तरह से बीसीसीआई भी अपने क्षेत्र में कार्य करती रहती है। इसके अलावा हम संवैधानिक रूप से भी जो हमारे भारतीय संविधान में स्थापित किए गए हैं, उन संवैधानिक रूप से भी स्थापित कुछ स्वतंत्र नियामकीय संस्थाओं को देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग। यह संविधान में स्थापित की निर्वाचन आयोग, यह भारत के संविधान में स्थापित है, यह भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहता है। इसी तरह से कैग भी है। कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कह सकते हैं, कैग को हम क्या कहते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह सकते हैं। इसी तरह से केंद्रीय सूचना आयोग, जिसकी स्थापना 2005 में की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में की गई है। भारत में भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं स्वतंत्र रूप से, जिसको कि हम स्वतंत्र नियामकीय आयोग की संज्ञा दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने स्वतंत्र नियामकीय आयोग पढ़ाया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई आपको स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में कहीं भ्रम पैदा होता है, समस्या उत्पन्न होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं, जिसे मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।